तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रिवीजन क्लास में सबसे पहला एनर्जी लेवल डायग्राम्स में लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड, नेक्स्ट कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होता है, उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, अब इस सब के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लें। यहाँ पर सबसे पहले वैलेंस बैंड में फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है इसका वैलेंस बैंड में जो 0 केल्विन पर फील होता है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक, कंडक्शन बैंड में करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उसके कारण से होता है, पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखना, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं, एक ब्लॉक डायग्राम बना करके इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अब ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो याद रखना है कि यहाँ पर इसका जो मिनिमम है और इसका जो मैक्सिमम, इसके बीच के विड्थ को ही बैंड एनर्जी गैप कहते हैं। इसका वैल्यू एच न्यू एस सी बाई लेमडा के फॉर्म में याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन हम लोग सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का और कंडक्टर का। तो हम लोग कंडक्टर के केस में ये पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर मेटल्स और कंडक्टर्स में ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका जो कंडक्शन होगा वो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। तो इस तरह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ओवरलैप करके आप दिखाएंगे और बैंड एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाएंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लोग दिमाग में रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप आप दिखा देंगे ज्यादा, तो ये बैंड एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग या एनर्जी लेवल डायग्राम इसी को हम लोग कह देते हैं। तो बैंड एनर्जी गैप को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिखा देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वो सेमीकंडक्टर के केस में आएगा। और ये याद रखना है कि सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.7 के आसपास आता है। ये चीज हमको याद रखना है और यहाँ पर बैंड एनर्जी गैप को थोड़ा कम दिखा देंगे। तो ये डिस्टिंक्शन यदि हमको आता है एग्जाम में तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक, और ये चीज आप एक लाइन जरूर लिख देंगे कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इजीली मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में, और ये रूम टेम्परेचर पर एक्टिविटी होती है। इंसुलेटर के केस में आप बता देंगे कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल या बैंड एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी ज्यादा है। उस कंडीशन में ये रूम टेम्परेचर या अब रूम टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है। सेमीकंडक्टर के केस में आप बता देंगे कि बिलो रूम या एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और अब रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से ज्यादा हम प्रोवाइड कर दे तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और उस कंडीशन में इसका कंडक्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक, नेक्स्ट आ जाए सेमीकंडक्टर को हम लोग दो, मतलब जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम जानते हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव और हाई होता है। ये रिलेशन आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है, और वो हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा था, याद होगा कि रेसिस्टिविटी इसका एट टेम्परेचर रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, इसलिए यहां पर e टू द पावर माइनस EG बैंड एनर्जी गैप होता है, KBT केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहां पर ये सिग्मा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सिग्मा नॉट e टू द पावर EG बाई KBT हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां पर याद रखना है कि जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है तो रेसिस्टिविटी, या आप कह सकते हैं ये पार्ट, या कंडक्टिविटी कह सकते हैं, डायरेक्टली याद रखेंगे कि कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, हाई है, लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है देन मेटल्स। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एलिमेंट के फॉर्म में जब भी हम लोग दिमाग में रखते हैं कि भाई सिलिकॉन जर्मेनियम जो टेट्रावालेंट है वो हमारे लिए एलिमेंट के फॉर्म में, और कंपाउंड के फॉर्म में गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फाइड।
ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिमाग में रखना है। सेमीकंडक्टर के बेसिकली दो टाइप है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक हो जाता है। इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों सेम होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में डोपिंग होता है, जिसके कारण से हम डोपिंग करने का रीजन भी वही है कि डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इसको कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें दो तरह का हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, दूसरे को एन टाइप कहेंगे। और यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग जब हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में दो तरह का डोपिंग होता है। यदि हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो एन टाइप फॉर्म करता है। जब पी टाइप बनेगा तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, और एन टाइप जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ये दो हमको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेमीकंडक्टर के टाइप्स हो गए। अब आ जाए हम लोग होल्स के बारे में। होल्स हम लोग जानते हैं कि जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता तो वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो होल कहलाता है। तो होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होल से रिलेटेड है, इस चीज को दिमाग में रखना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबिलिटी होल का लेसर होता है देन इलेक्ट्रॉन, और इफेक्टिव मास होल का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखने के लिए तो हमने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है। इट सर्व्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दूसरा कि मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमको दिमाग में रखना है। ठीक, अब ये प्रॉपर्टीज हमने एक जगह रखा है, इसको दिमाग में भी आप रख सकते। जो जो पॉइंट है वो सिंपली याद रखना है। एनर्जी गैप, ठीक, वो ऑलरेडी हम लोग याद कर चुके हैं, दिमाग में भी है कि जर्मेनियम का 0.7, सिलिकॉन का 1.1, गैलियम आर्सेनाइड 1.3, और गैलियम फॉस्फाइड का भी वैल्यू उसी के आसपास 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह के आसपास है। करंट कैरियर्स में याद रखेंगे कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन से, इंसुलेटर का कोई नहीं होता। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक, और ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में। अब यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर का याद रखना है कि पॉजिटिव है, इंसुलेटर का 0, इसका नेगेटिव याद रखना है। टेम्परेचर यदि बढ़ाते तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस के केस में जब आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाता है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज। जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सिंपली टेट्रावैलेंट सिलिकॉन जर्मेनियम है, और उसमें हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं पेंटावैलेंट। तो होल्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो जिससे हम लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। ठीक, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का लेवल कहां है, वो कंडक्शन बैंड में। तो ऑब्वियसली जब कंडक्शन बैंड में होगा तो फर्मी लेवल उसके नियरर होगा, और यहां पर जो हम लोगों ने कहा कि ये लेवल जो बनाता है वो एक्सेप्टर लेवल बनाता है, और यहाँ पे सॉरी डोनर लेवल, और डोनर लेवल का जो बैंड एनर्जी गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप दिखाएंगे कहां पर, कंडक्शन बैंड के नियरर, और एक्सेप्टर में नीचे दिखाएंगे। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिमाग में ये चीज आप बिठा लेंगे कि ये एन टाइप है, तो एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो फर्मी लेवल आप ऊपर दिखाएंगे, इसका मतलब डोनर लेवल ऊपर होगा। ठीक, अब इससे हम लोग दिमाग में ये भी रखना कि एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। कंडक्टिविटी, अब जिस इसके बाद एक्सप्रेशन देखेंगे उसमें कंडक्टिविटी हम लोगों के लिए आ जाएगा एक्सप्रेशन, उससे हम लोग पता कर लेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी को किस फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह से पी टाइप आ जाए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर जो बन रहा है उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टर लेवल हमारा एक्सेप्टर लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल कहां जाएगा, नियर
टू वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के नियर चला जाएगा और यहां पर फिर इसी तरह से बैंड एनर्जी गैप एक्सेप्टर लेवल का दिखा दीजिएगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कंडक्टिविटी का भी एक्सप्रेशन सीखेंगे, उससे कंडक्टिविटी पता चल जाएगा। क्लियर? पी टाइप का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिमाग में रखना है। अब आ जाए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हमने कहा कि ये सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों चार्ज कैरियर हैं और जिधर आप पोटेंशियल दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, या सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही होल का होगा। तो यहां एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व कर रखा है कि करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो कर रहा है, इसलिए टोटल करंट IE प्लस IH लिखेंगे। अब यहां पर करंट का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, NeAVT। ये एक्सप्रेशन बार बार हम दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए EA ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH EA VH होगा। इसमें से E और A कॉमन ले ले तो क्या बन गया, NE NH VH हो गया। करंट बाई एरिया, करंट डेंसिटी, लेफ्ट साइड में एरिया ले गए, E को बाहर रख दिया, NE प्लस NH VH हो गया। करंट डेंसिटी को सिग्मा इंटू E के फॉर्म में लिख दिया, NE प्लस NH VH हो गया। अब यहां पर सिग्मा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड किस में हो जाएगा भाई, वेलोसिटी में, जिससे ये मोबिलिटी दे देगा और मोबिलिटी हम लोग जान रहे हैं वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसलिए ये रिजल्ट हमारा आ गया NE और मोबिलिटी को μe से रिप्रेजेंट किया, NH हो गया और मोबिलिटी ऑफ होल ऐसे लिख दिया। अब यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना कि यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, NH मच लार्जर देन NE, इसलिए हम लोग यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू E NH μH हो जाएगा। वही चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया। इसी तरह से N टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपने मोबिलिटी इस कंडक्टिविटी किसके लिए दिखाया, होल के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो NE μe हो जाएगा। जब प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर? और दोनों का कंडक्टिविटी कहेगा तो ऐड कर देंगे, दोनों का यदि आपको कहता है करंट डेंसिटी तो ऐड कर देंगे। ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना। ये हमारा रिजल्ट था, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता, पीएन जंक्शन डायोड। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और दोनों का कंसंट्रेशन हाइयर है तो वो क्या करेगा, एक दूसरी तरफ माइग्रेट करने की कोशिश करेगा, और ये जब माइग्रेट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ गया, होल्स इस रीजन में आ गए, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा। इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और यहां पर ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पोलैरिटी एक स्यूडो बैटरी को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और बैरियर पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को रोक देता है। और ये लेयर ही हमको बताता है, इसी लेयर के अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस में कब कंडक्शन होगा। ठीक, तो पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। अब यहां पर ये लिख भी दिया कि ज्वाइन कर दिया। अब ये सिंबल हम लोग को दिमाग में कैसे सिंबल आया, तो ये जो बीच वाला लेयर है वो जंक्शन बताता है। यहां पर पी का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, एन का मतलब यही डिफ्यूजन होता है जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। अब इससे हम लोगों का ये बन जाता है सिंबल, एक ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो P को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइन है वो N को रिप्रेजेंट करता है, और ये P वाला पार्ट एनोड और ये N वाला पार्ट कैथोड कहलाता है। दो ओड को मिला देते तो डायोड बन जाता है। तो सिंबल हम लोगों को दिमाग में रखना है। अब यहां पर
डिवीजन के कारण से ऑलरेडी, सॉरी डिफ्यूजन के कारण से हमने बता दिया कि कहां पर निगेटिव चार्ज आयंस है और कहां पर पॉजिटिव चार्ज आयंस है। इस तरह से एक लेयर जो क्रिएट बन किया जिसका नाम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हो ऐसे, द रीजन इन विच देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। ठीक, अब यहां पर डिप्लेशन लेयर का विड्थ याद रखिएगा कि इनवर्सली रिलेटेड टू डोपिंग, जितना ज्यादा आप डोपिंग करेंगे उतना विड्थ डिप्लेशन लेयर का घटेगा। तो डोपिंग का जो एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोसेस, उसमें 10 टू द पावर 10:1 है। यदि 10 टू द पावर 10:1 का मतलब हो गया, यदि सिलिकॉन 10 टू द पावर 10 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल आप एल्युमिनियम का, या 1 मॉलिक्यूल फास्फोरस का, या इंडियम का, या अदर जितने भी डोपिंग कर रहे हैं उसका है। तो 10 टू द पावर 10:1 का डोपिंग दिमाग में रखिए। ठीक, नेक्स्ट डिप्लेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं आप। अब आ जाए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पीएन जंक्शन डायोड में ही जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है क्रॉस द जंक्शन, उस कंडीशन में ग्राफिकली देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पी से और एन के टुवर्ड्स, एन रीजन के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ रहा है, और पी के रीजन के नियरर जा रहे हैं तो निगेटिव पोलैरिटी आ रहा है। तो ग्राफिकली ऐसा रिलेशन देगा, पी के या एन के नियरर वाला पॉजिटिव और पी के नियरर वाला नेगेटिव। ठीक, दूसरा ग्राफ चार्ज और डिस्टेंस के बीच बनेगा तो ग्राफ ऐसा शो करेगा, और तीसरा ग्राफ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का देखा था, ऐसा ग्राफ का फॉर्मेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने दिमाग में रखना है। ठीक, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को डायोड के कॉम्बिनेशन या सिंपली कह सकते हैं डायोड के बायसिंग में याद रखना है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट का मतलब दिमाग में रखना है P to N, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, N to P। ठीक, चलिए ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो यहां पर पी को हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ये हमारा बैरियर पोटेंशियल है, जो फील्ड हम अप्लाई करेंगे वो बैरियर फील्ड अपोज करेगा। तो जब फील्ड हमारा E लार्जर देन EB हो जाएगा तो उस कंडीशन में कंडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, अब सर्किट डायग्राम, यदि ऐसे ब्लॉक डायग्राम आता तो ठीक, अदरवाइज सर्किट डायग्राम आएगा तो हम लोग ऐसे फॉर्म कर देंगे। यहां पर डायोड, डायोड के पैरेलल में वोल्टमीटर दिखा देंगे, यहां पर मिली एम्पियर दिखा देंगे। इसमें करंट का फ्लो रिवर्स बायस के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, इसलिए मिली एम्पियर, और रिवर्स बायस में हम लोग माइक्रो एम्पियर यूज करेंगे। तो यहां पर जैसे ही अप्लाई करते हैं फील्ड को, E यदि EB को एक्सीड कर जाता है तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस थिन हो जाता है, आप कह सकते हैं, या लेयर डिक्रीज कर जाता है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि जब हमारा स्मॉल करंट का वैल्यू है, स्मॉल फील्ड है, जब तक कि वो बैरियर फील्ड को एक्सीड नहीं करता है तब तक लो करंट, उसके बाद अचानक एक्सीड कर जाता है तो अब्रप्टली वो करंट इंक्रीज कर जाता है, और जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल से वो करंट इंक्रीज करता है उसको हम लोग बैरियर, या हम लोगों ने नी वोल्टेज बताया था, और नी वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों ने सीखा भी था। सिलिकॉन का अलग है, जर्मेनियम का अलग है, नी वोल्टेज जर्मेनियम का कम होता है, इसलिए जर्मेनियम इज बेटर सेमीकंडक्टर देन सिलिकॉन। ठीक, इस कंडीशन में P to N जो हम लोगों ने लिखा डिफ्यूजन करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट करंट के अपोजिट, ड्रिफ्ट करंट का, इसका मतलब डिफ्यूजन करंट जो देगा वो ज्यादा वैल्यू देगा देन ड्रिफ्टिंग, इसलिए नेट करंट का फ्लो ड्यू टू डिफ्यूजन करंट, इसलिए हमने एरो से बना दिया है, ये याद रखना है। ठीक, फॉरवर्ड बायस, अब ये भी आपको याद रखना है कि सैचुरेशन करंट EV by KBT
आई एस सेचुरेशन या आई नॉट पीक वैल्यू के फॉर्म में दिमाग में रख सकते हैं। और यहां न्यू वोल्टेज का वैल्यू हमने लिख भी दिया, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे? उल्टा नहीं, मतलब ऐसे उल्टा नहीं बोलते। हाँ, अब ऐसा है कि मान लो कि अभी अभय खड़ा है और तुम उसको कह दो कि हम उल्टा कर देंगे तो भाई शीर्षासन के मोड में आ जाएगा ना। बताओ, तो यहां पर रिवर्स बायसिंग में क्या हो गया? पी टाइप, ध्यान से, पी टाइप रीजन में, पी टाइप रीजन में क्या है? होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब बैरियर पोटेंशियल क्रिएट करेगा तो इनिशियली हम P को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये बैरियर पोटेंशियल के अलोंग जो फील्ड है वो बैरियर फील्ड कहला रहा है, और जो हमारा अप्लाइड फील्ड है उसका भी डायरेक्शन बैरियर के अलोंग है। क्लियर? इसका मतलब जो नेट करंट फ्लो होगा वो किसके कारण से होगा? बोलो जल्दी से। आई डिफ्यूजन, आई ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग ज्यादा हो गया कि नहीं? तो ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगा तो नेट करंट किसके कारण से होगा? ड्रिफ्टिंग के कारण से ही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए अब इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे? सिंपली क्या चेंज कर देना है? मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर। पोलैरिटी को चेंज कर देना है। वहां तब क्या था? पॉजिटिव, यहां क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, जब हमारा फॉरवर्ड करंट एक्सीड कर गया था, फॉरवर्ड वोल्टेज एक्सीड कर गया था बैरियर को, तो कंडक्शन हो गया था इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है? एक्सीड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा बैरियर फील्ड है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसलिए हमारा डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज कर देगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक, अब ग्राफिकली हम लोग देख ले तो ग्राफिकली क्या होगा? रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स करंट आ जाएगा। तो यहां रिवर्स करंट आ गया माइक्रो एम्पियर में। ग्राफ का नेचर ऑलरेडी ऐसा आ जाएगा। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद क्या होगा? करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो पोटेंशियल है इसी को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज और जीना ब्रेक डाउन, और इसको एवैलेंस ब्रेक डाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। तो यहां पर ड्रिफ्टिंग ज्यादा है तो नेट करंट ड्रिफ्टिंग के कारण से होता है। ठीक, उसका डायरेक्शन वो, ये सारी चीजें दिमाग में रखें। अब आधे रिवर्स बायसिंग में लिख दिया, विड्थ इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसको, स्मॉल करंट आया, ब्रेक डाउन वोल्टेज मिल गया। अब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का भी वैल्यू याद रखिएगा। जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट, खास तौर पे बिहार बोर्ड वाले, हाँ, और सिलिकॉन का 35 वोल्ट। इसलिए आज का शीश अलग बैठ गया कि अब हमारा बोर्ड अलग हो गया, सीबीएसई वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। अनम्रता तो पता नहीं दोनों बोर्ड देगी एग्जाम। हाँ, अच्छा। अब आधे जीना ब्रेकडाउन। जीना ब्रेकडाउन क्या होगा? जब रिवर्स बायस को इंक्रीज करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज कर जाता है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हाई हो जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर जाते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होता है, और इस कारण से ज्यादा करंट का फ्लो होता है। इसलिए उसको हम लोग नाम दे दिया जीना ब्रेकडाउन। ठीक, और यहां पर इसी को यदि हम कहते थे कि हाई रिवर्स वोल्टेज में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर गया जंक्शन को और हाई वेलोसिटी गेन किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज कर गया, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर आ गए और ये चेन रिएक्शन की तरह एक स्टेब्लिशमेंट हो गया, हाई करंट का फ्लो हो गया। इसी चीज को हम, इस मैकेनिज्म को ए वैलेंस ब्रेकडाउन कहते हैं। वोल्टेज के लिए जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा या जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा, मैकेनिज्म ए वैलेंस ब्रेकडाउन। ठीक, अब यहां पर हम लोग आ जाए इसी के बेसिस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का एक कंबाइंड ग्राफ है। कंबाइंड ग्राफ में फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ का नेचर ऐसा है और रिवर्स बायसिंग के ग्राफ का नेचर ऐसा है।
तो ये एक साथ हमने ड्रॉ कर दिया, इसलिए कि यदि हमारे एग्जाम में आता है कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों को कंबाइन करके आप ग्राफ बता दें, तो इस तरह का ग्राफ का नेचर आप दिखा देंगे। कहां पर ये गैप नहीं है, ये थोड़ा सा हमने दिखाया, या आप गैप क्या यहां से लो करंट को दिखाया, इंडिकेट किया। अब हमने कहा था कि सिंपल V बाई आई का रेशियो लेंगे तो वो डीसी या स्टैटिक कहलाएगा, और चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट को लिखेंगे तो वो डायनामिक और एसी रेजिस्टेंस हो। ठीक, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब डायोड को हम लोग जब ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये अभी जस्ट आप देखिएगा सैंपल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन मिला होगा। ठीक, हमने कहा था कि वहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, प्रीवियस क्लास से हम बताया था। अब बता दीजिए जल्दी से, 0 से कनेक्ट और ये -5 से, ये -5 से, ये -10 से, तो कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा रिवर्स बायसिंग है? 1 मिनट, अदनान बोलेगा, बोला था कि सर रिवीजन में सब क्वेश्चन हमें से पूछना है। जल्दी सा, कैसा कॉम्बिनेशन है पहला वाला? अरे ये P 0 से कनेक्ट है, N नेगेटिव से, 0 इज मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये है क्या? -5 वोल्ट -10 वोल्ट, फॉरवर्ड बायस है। सेम क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन को कहां बदल रहे हैं हम? हाँ, ये सब तो रट जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है करंट का। यहां पर करंट का वैल्यू फाइंड करना है, क्या तरीका बताया था? नेट ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना है? 20.7, और डिफरेंस निकालो 4, 16.7। और डायोड कितना रेजिस्टेंस वोल्टेज दे रहा है? 0.7। इसका मतलब 16 माइनस 16.7 माइनस 0.7, 16 आ गया। डिवाइड बाई 2, क्या किलो ओम है? किलो ओम, 10 टू द पावर 3 करंट आ गया। हाँ मतलब वही, हाँ देखो। अच्छा चलो, मतलब वही तो। हर्ष बताओ तो ये वाला क्यों नहीं लिया? रिवर्स पासिंग। इसका मतलब लोगों को दिमाग में रखना है। हाँ, आर्यन साहब एकदम ऐसे हो रहा है यार, एग्जाम में तो हम हिला देंगे। हाँ, बस एग्जाम खाली सीबीएसई टाइम पर ले ले तो फिर उसके बाद तो हम क्या। अच्छा बिहार बोर्ड से वो, तब तो इसको नीतीश जी बुला करके इसको अवार्ड देंगे। हाँ चलो चलो, हाँ तो करंट का वैल्यू निकाल लेंगे ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड D1। अब आ जाए, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ये 3 क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन याद रखना है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जान रहे हैं कि तो दोनों चार्ज कैरियर हमारा आइडेंटिकल दे, मतलब Ne और NH का वैल्यू सेम होता है। तो Ni इज इक्वल टू Ne, Ni इज इक्वल टू NH, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो वही कहता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सैंपल है जर्मेनियम का, और उसका होल का डेंसिटी दे रखा है। जब इसको हम एंटीमनी से डोपिंग करते हैं तो होल डेंसिटी डिक्रीज करके ये वैल्यू देता सेम टेम्परेचर पर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपसे पूछा है, इसका मतलब Ne को पूछा है। इस क्या बना? एन टाइप बना। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर है, तो Ne जब निकालेंगे तो Ni स्क्वायर बाई NH। Ni इंट्रिंसिक आपका 10 पावर 13 दे रखा, NH का वैल्यू ये दे रखा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि करंट इसमें प्रोड्यूस कितना होगा? तो करंट प्रोड्यूस, और इसी से बाद में शायद पूछा गया है, हीटिंग इफेक्ट भी शायद पूछा गया होगा। देखो तो हाँ, नेक्स्ट वाला पार्ट है, हाउ मच हीट इज जनरेटेड। तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, आई करंट ड्यू टू होल, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। उन दोनों वैल्यू को डालेंगे तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में है, हमारे एक्सप्रेशन में जो है वो आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आई ड्यू टू होल है। तो यहां पर सब हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं, तो Ne इस फॉर्म में लिख देते हैं, और यह था Ne A V इलेक्ट्रॉन का,
फिर इसी तरह से NEA वेलोसिटी ऑफ होल था, ठीक। और यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, बातचीत नहीं करो, प्रीवियस क्लास में भी बोला था और उस समय भी सेमीकंडक्टर में आप लोग बात कर रहे थे। यहां पर मोबिलिटी के टर्म याद रखिएगा, वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। तो यहां पर ये NEA की जगह पर म्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, NEA म्यू H इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमारा NEA को बाहर कर दिया, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, मोबिलिटी होल का, यही एक्सप्रेशन यहां पर लिखा। तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल बाय डिस्टेंस दे रखा होगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू देखिए कितना है, 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल 5 वोल्ट है। और डी कितना है, डिस्टेंस कितना दे रखा, थिकनेस 1.2, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी आ गया। अब इस क्वांटिटी का वैल्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमको मिल चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे। एरिया हमको देखिए कितना दे रखा है, देख लो एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 पावर -4, एरिया का वैल्यू मिल गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, ठीक। उसके बाद नंबर डेंसिटी गिवन है, देखो कितना है, नंबर डेंसिटी कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन नंबर डेंसिटी कहलाता है, तो नंबर डेंसिटी 1.6, ये वैल्यू आ गया। मोबिलिटी का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का 0.4, ये आ गया। होल का मोबिलिटी दे रखा है 0.2, ये आ गया। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो करंट मिल गया। अमाउंट ऑफ हीट पूछा है, तो अमाउंट ऑफ हीट, तो इस हम लोग 2 तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I²RT, VIR इंटू टी। अच्छा, ये 1 मिनट, रेजिस्टेंस दे रखा है क्या, जस्ट 1 मिनट। हाउ मच हीट इज जनरेटेड इन द प्लेट इन टाइम पीरियड दे रखा है, और हम लोगों ने जो निकाला था, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हमारा IR और ये IT था, तो इससे हम लोगों का I²RT के फॉर्म में, यही अमाउंट ऑफ हीट में। इसमें एक टर्म ये मिसिंग है, रेजिस्टेंस वैल्यू देना चाहिए। खैर वो जो भी वैल्यू नहीं है इसमें रेजिस्टेंस के वैल्यू को, तो या तो आप I²RT या VIRT से वैल्यू निकाल लीजिएगा, अमाउंट ऑफ हीट। रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप रेजिस्टेंस कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू डाल करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो मिसिंग है टर्म रेस्ट। ये 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। I²RT है ना, इसको, हाँ ये गलत है, ये गलत लिखा गया, इसको हम लोग V²/R के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये VIT, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी, वो हम थोड़ा फ्लो में आ गए थे, क्योंकि यहां पर I का वैल्यू V²/R² हो गया, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, उस फॉर्म में V²/RT, और V को यदि हम IR पुट करते हैं तो I²RT के फॉर्म में आ रहा है, ठीक। और दूसरा रिलेशन क्या आ रहा, VIT इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, VIT, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन दे रखा है, मोबिलिटी दे रखा है, मोबिलिटी इसका स्पेलिंग फिर मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन होल का दे रखा है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है, अभी कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकाला, तो उससे हम लोग कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, और रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक। तो ये पार्ट हो गया, नेक्स्ट आ जाए।
अब पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? सिंपली मान लो कि हमने इनपुट में एसी साइकिल प्रोवाइड किया, ऐसा पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, और हम लोग को आउटपुट ऐसा मिला। करंट डिपेंडेंट है टाइम पर, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम से चेंज कर रहा है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा, तो रेक्टिफिकेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक एसी साइकिल प्रोवाइड किया, सिर्फली हमको हाफ वेव मिला, नेक्स्ट हाफ नहीं मिला, नेगेटिव वाला पार्ट कंडक्ट नहीं किया, ये भी क्या बना? डीसी बन गया। ऊपर वाले में क्या हुआ? दोनों वेव कंप्लीट हो गए, वो फुल वेव कहलाएगा और नीचे वाला हाफ वेव कहलाएगा। हाफ वेव में हम लोग एक ही डायोड को यूज करेंगे और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड को यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और डिवाइस जो यूज कर रहे हैं उसको रेक्टिफायर यूज करते हैं। और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक साथ फिगर को ड्रॉ करेंगे, हमने आपको अलग अलग बताया। तो यहां पर हम लोग एक इनपुट में लेंगे ट्रांसफार्मर, और वो इस ट्रांसफार्मर कैसा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम। विपुल जी यहां ध्यान दे दीजिए, रिवीजन क्लास है, व्हाट्सएप चैट मत कीजिए, ठीक है? सामने मिल लीजिएगा अपने टाइम पर। हाँ, अब यहाँ पर है, देख चुके हैं हम। हाँ हाँ, अरे वो रेस्टोरेंट में साथ में खा रहे थे बेचारे, वो देखे नहीं पीछे हम हैं। हाँ, और आर्यन साहब तो वो तो डरते ही नहीं है किसी से, वो चलते हैं जहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। हाँ हाँ, सेफ मोड में चलते हैं, सो कोई देख रहे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको अप्रिसिएट करना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, चलिए। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ हो गया, मजाक हो गया। हाँ, एक एक डायोड यूज किया और आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस है, जहां भी हमको आउटपुट लेना वहां पर एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इनपुट में बिल्कुल ऐसा ही आपको बना देना है, इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, आउटपुट का वेव फॉर्म हमारा ऐसा बन रहा है। तो पहले हम लोग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पर जब आते हैं तो S1 बिकम्स पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव हो जाता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू S2। तो वही हमने लिखा, ड्यूरिंग एसी वोल्टेज जैसे आपने प्राइमरी में दिया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज S1 बिकम्स पॉजिटिव, S2 बिकम्स नेगेटिव, जिसका कारण से ये फॉरवर्ड बायस हो गया और आउटपुट मिल गया। हाँ, अलग अलग बनेगा, पहला पहला पॉजिटिव का बनेगा, नहीं हम अलग अलग बताए थे, लेकिन आपको एक ही साथ बना लेना है। अब आपके नोट्स को चेंज कर दिया, अभी हम जस्ट, हाँ गैप तो रहेगा ना, रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा है, रिवर्स बायस का निगेटिव हाफ साइकिल नहीं दे रहा है ना। अभी सिंपली हमको ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब डायोड कंडक्ट किया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जब निगेटिव हाफ साइकिल में आते हैं तो यहां पर S1 बिकम्स नेगेटिव, S2 बिकम्स पॉजिटिव, द डायोड गेट्स इन रिवर्स बायस मोड। जब रिवर्स बायस मोड में होगा तो नो कंडक्शन, नीचे भी नहीं बनेगा ऊपर भी नहीं बनेगा, कहीं भी कोई वेव पैटर्न नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में आएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो फिर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू S2, फिर ये डायोड कंडक्ट करेगा, फिर नेगेटिव नहीं मिलेगा हमको, क्या ऊपर हो या नेगेटिव नीचे हो। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक, तो यहां पर यही चीज को हमने लिखा, नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे आप देते हैं तो S1 बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2, रिवर्स बायस नो आउटपुट।
एक ही पेस में आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर में आ जाए। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, 2 डायोड यूज करेंगे। अब इस डायोड के अक्रॉस हमको आउटपुट चाहिए, इसलिए हम लोग यहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इसके क्रॉस। तो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब यहां से हम लोग आ जाए, इनपुट में पॉजिटिव देते हैं, तो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, S1 बिकम्स पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। S1 मतलब डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 गेट्स रिवर्स बायस, और ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड D1 एन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। क्योंकि करंट का जो फ्लो है वो इसके कारण से, इस डायोड D1 के कारण से करंट का फ्लो हो जाएगा, और ये करंट के फ्लो के कारण से हमको आउटपुट इसके क्रॉस मिलेगा, इससे कोई करंट का फ्लो नहीं हो। तो फाइनली जो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वो D2 D1। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल में आ रहे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आएंगे तो ये पोलैरिटी नेगेटिव और ये पोलैरिटी पॉजिटिव। डायोड D1 रिवर्स बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस। आउटपुट हमको यहां से करंट का फ्लो हो जाएगा, इससे किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं होगा, तो डायोड D2 के कारण से हमको आउटपुट मिल जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल के लिए रिपीट होगा, ऐसा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, और एक तरह से हम लोगों को पल्सेटिंग आउटपुट मिले पल्स के फॉर्म में। आ गया समझ में? ये भी एक ही साथ आपको वेव पैटर्न बना करके, यहां पर वही चीज जो हमने बोला है उसी को आपको 2 पैरा में लिख देना है। क्लियर हो गया 100%? और लास्ट में एक लाइन, द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ इन द नेक्स्ट साइकिल। ठीक हो गया हमारा ये पार्ट। जीना डायोड क्या बताया था कि जब हम लोग रिवर्स बायस मोड में जाते तो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जीना डायोड वोल्टेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जीना डायोड इसलिए रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। ठीक, कारण क्या है, यह सबसे पहले तो इसका सिंबल ये याद रखना है। ये जो N हमारा स्ट्रेट था सिंपल PN जंक्शन डायोड में, ये थोड़ा कर्व होगा। ठीक, अब यहां पर जैसे अनरेगुलेटेड वोल्टेज हम देते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो एक जीना डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर देते हैं। ये R का काम क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये जो पूरा वोल्टेज दे रखा है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है। ये V1 और ये पार्ट हमारा VZ हो जाता है। यहां से कोई भी करंट का जो फ्लो होगा वो 2 पार्ट में, एक जीना डायोड में चला जाएगा और एक लोड में चला जाएगा, और इससे हम लोगों को इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। इसलिए जीना डायोड एक रेगुलेटर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। स्टेबलाइजर में इसी को यूज किया जाता है, चाहे वो स्टेप अप या स्टेप डाउन। आगे समझ में? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वही है। यदि हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता है, इसका मतलब यहां पर वोल्टेज फिक्स हो जाता है, करंट का वैल्यू लार्ज हो जाता है। ठीक, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से जीना डायोड को हम लोग रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं। ठीक, इसी चीज को हमने यहां पर लैंग्वेज में लिख दिया है। देख लीजिए क्या है कि जीना डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स कांस्टेंट। द जीना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस ड्यू टू द reverse bias to a fluctuating DC या unregulated voltage through a dropping resistance। ये resistance voltage को drop करता है, इसलिए इसका नाम है dropping resistance। Thus the voltage gets divided between RL, या आप कह सकते हो R and RL भी नाम दे सकते हो। तो यहां पर ये जीना डायोड के बीच में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज में। अब आ जाए नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लगे पड़ा, फोटो से मतलब वही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटोन्स इंसिडेंट हुए, तो लाइट यहां पर इंसिडेंट होगा, उसका एनर्जी h न्यू लार्जर देन बैंड एनर्जी गैप,
उसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर में वो पेनिट्रेट करेगा और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ज्यादा ज्यादा होंगे और ज्यादा से ज्यादा करंट का फ्लो होगा। और ये भी किस मोड में है, रिवर्स बायस मोड में है। एरो आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, ठीक है। अब यहां पर यही लिखा, फोटो डिटेक्टर ऑप्टिकल फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक, सेमीकंडक्टर पर स्ट्राइक किया, इसका एनर्जी ग्रेटर देन बैंड एनर्जी गैप है। तो इस कंडीशन में फोटोन एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होंगे और लार्ज करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और ये लाइट ऑपरेटेड स्विच में भी यूज होता है। यूजेस भी याद रखना है। ये फोटो डायोड हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में एमिट करेगा लाइट। तो ये कंडीशन आपको बताया था कि सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बैंड एनर्जी गैप जो चाहिए मिनिमम, वो SC/λ के फॉर्म में या hν के फॉर्म में, जिसका वैल्यू हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए निकाला था। यदि हम 4000 एंगस्ट्रम में डालते हैं SC/λ में, तो बैंड एनर्जी गैप का वैल्यू कितना आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा था। 7000 में निकालिएगा तो 2 के आसपास आए। तो उस कंडीशन में इतना रेंज हमको चाहिए, इसलिए लाइट एमिटिंग डायोड विजिबल रीजन के जितने भी ये है कलर, उसी कलर का लाइट एमिटिंग डायोड होता है। अधिकतर आप देखिएगा ब्लू कलर का लाइट एमिटिंग डायोड मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा, रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। रीजन वही है कि विजिबल स्पेक्ट्रम का जो बैंड एनर्जी गैप हम निकालते हैं वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम होता है। और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किस में है, कंपाउंड फॉर्म में है। इसलिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हम लोग यूज करेंगे, सिंपल जर्मेनियम सिलिकॉन नहीं यूज करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड का कनेक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड में रहेगा। ठीक, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यदि पूछेगा तो जो पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी हो। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा लाइट एमिटिंग डायोड का, तो इसका भी वैसा ही बनेगा। ठीक, देखिए क्या लिखा है, पीएन जंक्शन डायोड ऑफ लेड इज फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन एंड होल्स ऑफ पी रीजन आर रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। जहां पर होल इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ और एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और फॉरवर्ड करंट स्मॉल होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड स्मॉल होगा, और फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। सेमीकंडक्टर जो लेड का यूज करते हैं वो हमने लिख दिया कि मिनिमम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड यूज। इसी तरह से सोलर सेल, सोलर सेल के लिए भी सेम कंपाउंड यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी यूज करेंगे। और इसमें हम लोग सनलाइट का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट कहां पर होता है, पी और एन जो हम सोलर पैनल बनाते हैं वहां पर होता है, और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके कारण से जो हम कनेक्शन में बैटरी यूज करते हैं वो चार्ज हो जाता है। ठीक, तो इस इट बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट ऑन द सेमीकंडक्टर रीजन, ये थीन रखते हैं जिससे कि लाइट जो इंसिडेंट हो उससे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और यही सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें सिंबल आप इंसिडेंट सनलाइट को दिखा देंगे, जिसका वेवलेंथ लेमडा दिखा सकते हैं, इजिकल टू लेमडा भी लिख सकते हैं। सिंबल यही यूज, इसमें भी सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इस तरह से याद रखिए, ठीक है ना, इतना केमिस्ट्री पढ़ते रहते थे पूरे साल भर। अब आ जाए नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होगा, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक ट्रांसफर रेजिस्टेंस, तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर हाईली डोप्ड होता है, और बेस लाइटली डोप्ड होता है। बेस रीजन को थिन बनाते हैं। ठीक, यहां पर यही है फंडामेंटल, वही हमने लिख दिया। इस किसी तरह का यहां पर हीटर और हॉट एलिमेंट यूज नहीं करते हैं। अब ट्रांजिस्टर में यही हमने कहा, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये हमारा हाईली डोप्ड होगा, ये हमारा हाईली डोप्ड होगा, और ये लाइटली डोप्ड होगा, थिन होगा। ये रीजन हमने लिख दिया। अब इसके कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे। कितना टाइम हुआ,
10 मिनट और, टॉपिक खत्म हो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है तुमको आर्यन? टाइम दे रखा है क्या? अरे सामने ना तुम जाते हो, अब तो बैच भी बंद हो गया ना। अच्छा, 2 बजे से ही खड़ा रहता है, हम देखे कितनी बार। हाँ, घर के नीचे खड़ा है, साइकिल का घंटी बजा रहा है। तुम्हारा घंटी बजा देगा, उसके माए बाप तो बस पता चल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। चलो, अब कहता है यहां पर, हो गया, मजाक हो गया। 2n और एक p, सिंपल है। 2n के बीच p को लेयर को डाल देते तो सैंडविच बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर यही है, 2n और एक p, इधर वाला और इधर वाला, बीच वाले रीजन को बेस कहते हैं, लेफ्ट और राइट एमीटर कलेक्टर। और हमने बताया था एमीटर पर एरो लगा रहता है और एरो p टू n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वही एरो है यहां पर, देखो ध्यान से, सिंपल। हमने क्या कहा था, एरो p टू n को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहां पर ये p हो गया, ये n हो गया। जो एमिटर का कैरेक्टर होता है वही कलेक्टर का, इसलिए यहां पर भी n हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर बन जाएंगे npn। इसी तरह से मान लो ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया, इसके एरो को आपने इनवर्ट दिखा दिया। जब इनवर्ट दिखा देंगे तो यहां पर ये p टू n है, तो ये p बन जाएगा, ये n बन जाएगा, और ये p बन गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। इस तरह से एनपीएन और पीएनपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसी तरह से यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, 2p ले लेंगे और एक n ले लेंगे, 2p के बीच में एक n को सैंडविच कर देते हैं तो वो पीएनपी बन जाता है। यहां पर वैसे ही एरो हम लोग दिखा देंगे p टू n, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक, अब इस पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहला हम वर्किंग पी, 4 तरीके का वर्किंग हो सकता है। जो इनपुट में हमारा है, इनपुट में एमीटर बेस फॉरवर्ड हो जाए और आउटपुट में कलेक्टर बेस रिवर्स बायस हो जाए तो उसको हम लोग एक्टिव मोड कहते हैं। और दूसरा है कि दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए तो उसको सैचुरेशन मोड कहते हैं। इनपुट हमारा रिवर्स बायस हो जाए, आउटपुट फॉरवर्ड बायस हो जाए तो वो कट ऑफ मोड में कहलाता है। और लास्टली हम एमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज कर दे तो इनवर्स मोड। और अधिकतर हम लोग जब ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में डालते हैं तो हम उस कंडीशन में उसका एम्प्लीफिकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जब वो सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में रहता है तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह व्यवहार करता है। स्विच में जैसे ऑन करेंगे आउटपुट में ऑफ मिला, या इनपुट में ऑफ करेंगे तो आउटपुट में ऑन मिला, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 4 तरीका का ऑपरेशन है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन देखते हैं। तो कनेक्शन का तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट में ये हमारा जो कनेक्शन होगा n है, आउटपुट में n है। तो n हमारा यदि फॉरवर्ड बायसिंग करना है एक्टिव मोड में तो n को पॉजिटिव से कनेक्ट, निगेटिव से करेंगे, और यहां पर n को ये रिवर्स बायसिंग में पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब इसी को हम लोगों ने यहां पर इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाया, एरो हम लोगों ने ऐसे लगा दिया। इसका मतलब ये एरो क्या बताएगा, p टू n, तो यहां पर n है, यहां p, यहां n है, और ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे n निगेटिव से तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये हमारा रिवर्स बायस। लिखने का तरीका होता है, ये रीजन हमारा एमीटर है और ये बेस है। जो कॉमन है वो सबस्क्रिप्ट बाद में लिखा जाता है, जो कॉमन है उस सबस्क्रिप्ट को बाद में। ये एमीटर बेस है तो एमीटर बेस वोल्टेज कहलाएगा, ये कलेक्टर है, बेस कॉमन है तो कलेक्टर बेस वोल्टेज कहलाएगा। ये लिखने का वे है। आप इसको बीई नहीं लिख सकते, यदि बीई लिखेगा तो फिर बीसी लिखना पड़ेगा। जो कॉमन है उसको एक साथ, या तो बाद में कॉमन को लिखे या कॉमन को पहले लिखे, ये लिखने का वे है। ठीक, इनपुट में दिमाग में रखना है कि इनपुट हम एक्टिव मोड में है तो इनपुट हमारा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट हमारा रिवर्स बायस।
ये ट्रांजिस्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से पीएनपी पे आ जाए, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर पे आ जाए तो इनपुट में देख लीजिए क्या भाई, एमीटर बेस पी है, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। पिछले स्लाइड में भी एरर था, इसमें भी एरर है, कोई बात नहीं, बार बार एरर आ रहा, तो ये प्लस से कनेक्ट करेंगे आप, ये माइनस से कनेक्ट करेंगे, और ये वाला रिवर्स बायस है तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। हो सकता है इस वाले पार्ट में सही कनेक्ट किया हो, तो यहां बिल्कुल सही कनेक्ट है, यहां सही हमने कर दिया था, उसमें गलती हो गई थी। और पीएनपी ये इनपुट में हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया और आउटपुट में हमारा रिवर्स बायस हो गया। ये कनेक्शन याद रखना। अब जो है इसका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कहता है ये सारी चीजें कनेक्शन है, ये एमीटर बेस है, यहां पर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं एमीटर बेस वोल्टेज, आउटपुट में यहां एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहां पर एक रेजिस्टेंस सोर्स को लगाते हैं, और ये हमको वीसीबी आउटपुट देता है। ध्यान से, जब हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इनपुट में क्या क्या पार्ट है। इनपुट में हमारे पास एमीटर करंट है, तो करंट और वोल्टेज लेना है। दूसरा हमारा क्या इनपुट में वोल्टेज है, वीईबी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रखना है, और आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और इसका जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर हमारा ऐसा आता है। फॉर डिफरेंट क्या वैल्यू है, आउटपुट हमारा कांस्टेंट है, तो हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पर, मान लो वीसीबी हमारा वो नेगेटिव होता है, तो वीसीबी 20 वोल्ट पर ये आ रहा है, फिर ये 10 वोल्ट पे आ रहा है, और ये 0 वोल्ट पे आ रहा है। एक ही वोल्ट पे हमको एक बार रीडिंग लेना, फिर दूसरे वोल्ट पर एक बार रीडिंग, फिर तीसरे वोल्ट पर एक बार रीडिंग, ये इनपुट हो गया। अब आउटपुट में क्या क्या है, आउटपुट में हमारा वीसीबी है और क्या है, आईसी है। तो यहां पर देख लो वीसीबी और आईसी, और इनपुट में करंट को कांस्टेंट रखना, आईई को कांस्टेंट रखना है। तो अब जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनपुट में हमने आईई को कांस्टेंट रखा, अब आईई का वैल्यू हम 0 मिली एम्पियर पर ग्राफ बनाए। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो उसने आईई के वैल्यू को अलग रख दिया, उसने 10 मिली एम्पियर पर ग्राफ देखा। इसी तरह से डिफरेंट आ जाए, आईई का वैल्यू यहां पर यूज कर लिया 20 मिली एम्पियर, इस पर ग्राफ का नेचर देखा। इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से कॉमन एमीटर पे आ जाए, कॉमन एमीटर में कनेक्शन हमारा वैसे ही है। अब जो ट्रांजिस्टर है इसका एमीटर रीजन यहां पर है, और ये हम पीएनपी यूज कर रहे हैं, तो पी टू एन, इसका मतलब एरो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा इनपुट है, इनपुट हमारा एक्टिव मोड में क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। ठीक, फॉरवर्ड बायस तो बेस में क्या है, देखो एन है, तो एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और ये क्या हमारा एमीटर, एमीटर क्या होगा, पॉजिटिव से कनेक्ट। ये इनपुट हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, और कलेक्टर एमीटर हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। कलेक्टर में क्या, पी, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, यहां से पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और एन हमारा क्या से कनेक्ट होगा, यहां पर देख लो एमीटर में क्या, पी, तो पी पॉजिटिव से, और पी यहां पर ये है, तो ये रिवर्स बायस में ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव। यहां भी हम लोग देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनपुट में क्या क्या है, वीईबी और आईबी के बीच ग्राफ, वीईबी और आईबी के बीच ग्राफ। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज पर ये ग्राफ है, लाइक 0 वोल्ट, इसी तरह से 1 वोल्ट पे ग्राफ है, इसी तरह से 2 वोल्ट पे ग्राफ है, और 5 वोल्ट पर ग्राफ। दूसरा पार्ट हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, तो आउटपुट में क्या क्या है, कलेक्टर करंट और वीसीई है, इसके बीच ग्राफ देखेंगे, और इनपुट का करंट फिक्स रहेगा। इनपुट का करंट मान लो 0 मिली एम्पियर पर, फिर इसी तरह से 50 माइक्रो, इस तरह से यूज करते जाएंगे डिफरेंट करंट के वैल्यू को। तो हमको कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट पता चला। नेक्स्ट आ जाए, अब हम लोग सिग्नल के बारे में, जल्दी से खत्म हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। हाँ, एनालॉग सिग्नल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब ये सिग्नल साइन और कॉस के फॉर्म में रहेगा तो एनालॉग होगा,
और 0 1 के फॉर्म में होगा तो डिजिटल सिग्नल होगा 0 1। इसका मतलब हम लोग जब भी यहां पर लॉजिक गेट में यूज करेंगे तो दो ही हम टर्मिनल यूज करते हैं या दो ही एक्शन लेते हैं, 1 और 0। 1 हमारा ऑन को सिचुएशन को बताता है, 0 हमारे ऑफ के सिचुएशन को बताता है। और बुलियन एक्सप्रेशन में या बुलियन अलजेब्रा को जब हम लॉजिक गेट में अप्लाई करते हैं, लॉजिक गेट एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से बिहेव करता है। तो हमारा पर्पस वही है कि हम 1 सिचुएशन ट्रू के लिए, ऑफ सिचुएशन फॉल्स के लिए, 1 ऑन के लिए, 0 ऑफ के लिए, या 1 ओपन और 0 क्लोज। ये लॉजिकल रिलेशनशिप हम लोग निकालते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा और ऑपरेशन है, तो और ऑपरेशन में हमारा बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है। a प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है तो हम पहले स्विचिंग एक्शन में देखते हैं कि दोनों हमारा स्विच पैरेलल में है। जब हम करंट का फ्लो कराते हैं a में या b में तो आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहला हम स्विचिंग में देखते हैं, यदि दोनों स्विच हमारा ऑफ है तो नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तो दोनों ऑफ है तो नो मतलब आउटपुट नहीं मिला तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ए ऑन है तो करंट का फ्लो इधर से हो जाएगा, इधर से कोई करंट का फ्लो नहीं, इसके फ्लो के कारण से बल्ब ग्लो कर जाएगा। फिर हमारा ए ऑफ है, बी ऑन है, तो यहां से करंट का फ्लो होगा, बल्ब को ग्लो कराएगा, और दोनों ऑन है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं तो डायोड का सिंबल ऐसा बनता है और का सिंबल ऐसा बनता है। अब इस कंडीशन में इसी को ट्रुथ टेबल के फॉर्म में कह देते हैं। दोनों स्विच ऑफ है तो 0 0, आउटपुट 0। ये हमारा ऑफ है, ये ऑन है, तो हमारा आउटपुट 1 मतलब बल्ब ग्लो कर गया। दोनों हमारा ये ऑन है, ये ऑफ है। ऑन को 1 से, ऑफ को 0 से, आउटपुट बल्ब के ग्लो के पर डिपेंड कर रहा है, वो 1 से रिप्रेजेंट हो गया। और दोनों हमारा ऑन है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, वो 1 से रिप्रेजेंट होगा। अब यहां पर हम लोग डायोड को यूज करते हैं, तो दो डायोड हम पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। इनपुट में हमारे पास इस डायोड के कनेक्शन के लिए 5 वोल्ट का बैटरी, इसके लिए 5 वोल्ट का बैटरी है। आउटपुट में लो रेजिस्टेंस और इसको ग्राउंड कर देते हैं, और इससे हम लोगों को पहला सिचुएशन मिलता है। देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत इजी कर दिया है। यदि दोनों हमारा डायोड 0 0 है, मतलब 0 0 से कनेक्ट है, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। एक 0 से कनेक्ट है और 1 से कनेक्ट है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो डायोड D2 कंडक्ट करेगा। अब इस कंडीशन में A ऑन है और B ऑफ है, तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। दोनों 1 1 है, इसका मतलब दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट हमको 1 मिल गया और खत्म हो गया। अब आ जाए एंड में मल्टीप्लिकेशन से यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा को, y इज इक्वल टू a इंटू बी। अब यहां पर y इक्वल्स टू a एंड b लिखेंगे, तो यहां पर इसका मतलब है कि स्विच को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। स्विच को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोनों स्विच हमारा ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक ऑन है, बी ऑफ है, तो ये ब्लॉक कर देगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहां पर ये ऑफ है, ये ऑन है, ग्लो नहीं करेगा, दोनों ऑन होना चाहिए। एंड का सिंबल ऐसा बनेगा। अब जब हम देख रहे हैं स्विचिंग एक्शन में, तो दोनों ऑफ है तो दोनों 0 0, आउटपुट 0। एक ऑन एक ऑफ, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, आउटपुट 0। ठीक, दोनों कंडीशन, और लास्ट में दोनों कंडीशन में स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग डायोड को रिवर्स बायस मोड में डाल देते हैं। रिवर्स बायस मोड में डाल करके आउटपुट लेते हैं। अब रिवर्स बायस मोड में है तो यहां पर इसके कनेक्शन के लिए 5 वोल्ट, इसका कनेक्शन के लिए 5 वोल्ट। ठीक, एंड का सिंबल बन गया। अब हम कंडीशन देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन देखते हैं, तो दोनों 0 0 है, तो दोनों 0 0, इसका मतलब N 0 से कनेक्ट है, और P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मतलब 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट शॉर्ट सर्किटिंग दे दिया तो 0 वोल्ट आ गया। ठीक, इसमें से कोई भी एक ऑन होगा तो एक हमारा फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, फिर शॉर्टिंग होगा,
और आउटपुट नहीं मिलेगा। जब तक कि दोनों ऑन ऑन ना हो जाए, मतलब 1-1 सिचुएशन आएगा तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये दोनों डायोड क्या हो गए, 0-0-0-0 का शॉर्टिंग 0, और आउटपुट में बैटरी लगा रहता है 0 और 5 का डिफरेंस 5 वोल्ट, इसलिए आउटपुट 5 वोल्ट मीन्स y का वैल्यू 1। तो ये एंड का हो गया चारों ऑपरेशन। नॉट गेट में, नॉट ऑपरेशन में हम इसको या तो पैरेलल में ज्वाइन कर दें या हम कॉम्यूटेटर यूज कर लेते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब ग्लो कर जा रहा है क्योंकि सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक। और स्विच को यहां पर हम लोग ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये शॉर्टिंग कर देता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब इसको आप ऐसे यूज कर सकते, प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, बातचीत नहीं करें, ऐसे आप कनेक्शन करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। पिछले क्लास में भी हमने बताया था। ये बल्ब है, यहां से आप ऑन करोगे तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और यदि ऑफ कर दोगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका सिंबल नॉट गेट का इस तरह से बनेगा, डायोड बना देंगे और यहां पर एक सर्कल बना देंगे, नॉट आ जाएगा। ट्रुथ टेबल वही कहता है कि यदि 0 है तो आउटपुट 1, ये 1 है तो आउटपुट 0, ठीक। नॉट गेट ऑपरेट होता है ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। सिंपल दिमाग में आपको यही रखना है कि जब इनिशियली इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो VCC माइनस ICRL होता है, तो ICRL का वैल्यू मतलब आउटपुट वोल्टेज को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, V आउटपुट इज इक्वल टू जो कलेक्टर के क्रॉस है VCC और ये ICRL, आउटपुट में IC और RL है। यदि इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो आउटपुट हमारा 0 आ जाता है। तो जब हम ऑन सिचुएशन लाते हैं तो ये करंट का फ्लो कर जाता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाता है जब ऑन का सिचुएशन आता है। और जब ऑफ का सिचुएशन आता है तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब V नॉट किसके बराबर हो जाता है, VCC, इसलिए वो आउटपुट देता है। यही बेसिक चीज दिमाग में रखना है। तो ये हमारा बेसिक, ये 3 गेट खत्म हो गया। अब यहां पर ये सिंबल है और इसको दोनों को हमने उसी फॉर्म में लिखा। अब आ जाए नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब और नॉट का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यहां पर ये और गेट बनेगा, पहले और गेट बना लेना है, ये और गेट है, और का जो आउटपुट मिलेगा फिर हम इसको नॉट बना देंगे। इसी का सिंबल हमारा ऐसा बन जाता है, नॉर। अब ट्रुथ टेबल बिल्कुल वैसा ही है, इसका हम आउटपुट ले लेंगे A+B। जो हमारा और का आउटपुट है उसी का नॉट निकाल देना, उसी का हमको नॉट निकाल देना। सिंपल कॉम्बिनेशन, यही चीज याद रखना है। अब यहां पर वही देखिए, नॉट निकाला, ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, ये हमारा और है, A+B और है, इसका नॉट निकालोगे तो 0 का नॉट 1 1, ये इसका आउटपुट 1 आया, 1 का नॉट 0, फिर इसका नॉट निकालोगे 0, इसका नॉट निकालोगे 0, नॉर गेट हो गया। इसी तरह से नैंड गेट, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, एंड आ जाएगा, पहले एंड आएगा, ऐसा एंड है, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाए तो ये बन जाएगा नैंड। ये नैंड गेट, जितना पे नेगलेक्ट कर रहे हो यही सब टेस्ट में रहेगा, वो सुड़ा देंगे। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, एंड का नॉट। नम्रता को बहुत जल्दी बैग बांध लिया, कमर में बांध दिया बैग, हाँ हाँ, टोपी भी सब पहन ली है, हाँ हाँ। अब यहां पर एंड का नॉट, ठीक। जितना एंड का वैल्यू मिला ट्रुथ टेबल में उसका नॉट निकाल दो, तो इसका आउटपुट 0 0 0 1 1 1 0 बन गया नैंड। अब नॉर और नैंड यूनिवर्सल गेट बन गया, उससे हम लोग और नॉट और एंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर,
तो नॉर को और बनाना है तो उस कंडीशन में दोनों नॉर गेट को सीरीज में ज्वाइन कर देते। अब इसका ट्रुथ टेबल, सबसे पहले ये और, ध्यान दो, और का नॉट, ये इसका आउटपुट निकला, यही आउटपुट इसका इनपुट होगा, और फाइनली उसका नॉट निकालोगे तो a प्लस बी। क्या फॉर्मूला सिखाया था? सिंपली हमने कहा इसका पहले और, मतलब a प्लस बी, a प्लस बी का नॉट इनपुट में आया, और फिर ये इनपुट में क्या दिया, क्या बताया था, ये कॉम्बिनेशन ये दिया, फिर इसका नॉट करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बी। क्या बन गया, ये a प्लस बी बन जाए। सिंपल है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए, और खत्म हो गया। अब आ जाइए एंड। एंड में क्या हुआ, दोनों को पैरेलल में ज्वाइन किया, फिर एक ज्वाइन कर दिया। कैसे एंड आया, इसका इनपुट एक, आउटपुट ए नॉट बी नॉट, ये पहले ए नॉट और बी नॉट आया इनपुट से और हुआ, इसका मतलब पहले प्लस हुआ, फिर इसका नॉट हुआ, क्या दे देगा ये, ए डबल नॉट इंटू बी डबल नॉट, ए इंटू बी बन गया। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट क्या है हमारे पास, नॉट गेट, तो ये इनपुट ए, आउटपुट ए नॉट, मिल गया सिंपल नॉट। नेक्स्ट आ जाए इसी तरह से नैंड। नैंड हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स या सिंपली यूनिवर्सल गेट, यहां पर एंड है, इनपुट में ए, इसका आउटपुट ए नॉट, इसका आउटपुट ए नॉट, इसका मतलब यहां पर पहले एंड बनेगा, एंड गया इनपुट में, फिर आउटपुट क्या बना इसका, नॉट, क्या दे देगा ये, प्लस बी नॉट नॉट, फाइनली क्या गया, ए प्लस बी। नेक्स्ट आ जाओ, और के बाद एंड। एंड गेट में क्या बन रहा है, ये पहले इनपुट में आया ए बी, इसका आउटपुट क्या बनाया, ए इंटू बी का नॉट, फिर ये क्या बना, ए इंटू बी नॉट इनपुट में गया, आउटपुट में क्या बना, बोलो जल्दी से, जल्दी 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 बताओ, क्विक। एंड का नॉट आउटपुट और वही इसका इनपुट, तो क्या बनेगा, हाँ हमको बताओ ना, यही तो देख रहे हैं, बातचीत कर रहा है ये लोग। हाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अरे ऐसे कर रहे हो, है ए इंटू बी का, ए इंटू बी का, क्या बोल रहा, डैश का डैश, चलो कौन बताएगा, हम्म हम्म बोलो कशिश, देखिए कितना समझ में आया। क्वेश्चन है कि हम इस नैंड गेट को यूज कर रहे हैं और इस नैंड से हमको एंड चाहिए, तो हमने पहले यहां पर आउटपुट में ए बी इनपुट इंटर किया, इसका आउटपुट क्या आया, इसका नॉट,
इसका नॉट आया तो ये क्या दे दिया, ए नॉट बी नॉट। फिर ये इनपुट में गया तो फाइनली ऐसे आया। क्या बन गया ये? सिंपल तो सवाल था मेरा। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। नॉट गेट में सिंपल, ए इनपुट आउटपुट ए नॉट बन गया। अब एक्सक्लूसिव और में क्या है, इस तरह का सर्किट होता है। इसका मतलब ये इसका इनपुट ए, ये इसका इनपुट बी, और इसका नॉट ए नॉट और इसका नॉट बी नॉट, ये दोनों एंड बनाएगा। तो ये दोनों एंड बनाया, इसका मतलब ए नॉट बी, और फिर इसका एंड बनाया ए बी नॉट। फिर ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए नॉट या सिंपल ए डैश बी, और इसको हम ए बी डैश या ए बी नॉट लिख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट बन जाए। तो हम लोग ए बी जैसे लेते हैं 0 0 1 0 0 1 1 1, और इसके वैल्यू को डायरेक्टली लिख देंगे। ट्रुथ टेबल ही हमको बनाना है हर केस में। आ गया समझ में? तो पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रिवीजन क्लास। अब तो हमको लगता है कि सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्रॉपरली हो गया होगा। यदि गैप ज्यादा होता तो दिक्कत आती। जिसने भी क्लास नहीं किया था सबका कंप्लीट हो गया आज।